Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Norway, Ireland and Spain giving recognition to Palestine as a state. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए हमें पूरा इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझना होगा। इसको लेकर के मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, बट कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने उसको नहीं देखा है उनके लिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ समझाने के लिए कि इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले तो मैपिंग कर लेते हैं, बेसिक मैपिंग इजराइल की। इजराइल इज लोकेटेड इन वेस्ट एशिया, और आप देखो तो इसराइल जो है कोस्ट शेयर करता है विथ मेडिटेरियन सी ऑन द वेस्ट। उसके अलावा एक साइड में है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इस तरह के देश हैं इसके आसपास में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पूरे रीजन में इसराइल अकेला एक नॉन इस्लामिक कंट्री है, एक ज्यूस कंट्री है, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज ज्यूस, बट आसपास के जो देश हैं वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इजराइल के साथ आसपास के देश एक हॉस्टाइल रिलेशन मेंटेन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि कैसे इजराइल एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुआ इन दिस रीजन। जब आसपास में सारे देश मुस्लिम कंट्रीज हैं तो फिर यहाँ पे इजराइल एक स्टेट की तरह कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो ये हिस्ट्री समझने के लिए हमें लगभग 3000 साल पहले जाना होगा। यहाँ जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया इट इज ए ट्राई जंक्शन ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। और यहाँ पे लगभग 3000 साल पहले जूडिया ट्राइब के लोग रहते थे। दे कैन बी कॉल्ड जूइस ऑल्सो। और चूंकि ये जो लोकेशन है वो ट्राई जंक्शन पे है, इस कारण से यहाँ पे फ्रीक्वेंट इन्वेजन हुआ करते थे। कभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई ट्राइब या ग्रुप उसको अटैक करना है किसी दूसरे रीजन में, तो उसको यहीं से तो मूव करना होगा। सिमिलरली एशिया या यूरोप से किसी ग्रुप को आगे किसी जोन में इन्वेजन करना है तो उसको यहीं से तो मूव करना होगा। तो बिकॉज ऑफ रिपीटेड इन्वेजन, रिपीटेड अटैक्स फ्रॉम थ्री साइड्स, यहाँ के जो जीविस लोग हैं धीरे धीरे यहाँ से माइग्रेट आउट करने लगे, और माइग्रेट आउट करके दुनिया के अलग अलग जगहों में जाकर के सेटल होने लगे। और फाइनली आप कह सकते हैं द रोमन एम्पायर इट डिस्ट्रॉयड देयर कैपिटल इन 17th एडी, और उसके बाद से यहाँ पे एक स्टेट बनाया गया या इस रीजन को पैलेस्टीनियन नाम से जाना जाने लगा। काफी टाइम बाद, लगभग 700 साल बाद, जब यहाँ पे ज्यूस लोग काफी स्कैटर्ड तरीके से रहने लगे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ से मूव आउट कर गया। ये हम बात कर रहे हैं 70 एडी के आसपास। तो ज्यूस पॉपुलेशन खत्म हो गया, लगभग स्कैटर्ड हो गए, दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच गए। लगभग आप 700 साल बाद इन 7th सेंचुरी इस रीजन में जन्म हुआ एक नए रिलीजन का, जिसका नाम है इस्लाम। इस्लाम वॉज मेनली बॉर्न इन सऊदी अरबिया, मॉडर्न डे सऊदी अरबिया। वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लोकेशन हैं, मक्का एंड मदीना, दैट हैव हिस्टोरिकल रिलेशन विथ ओरिजिन ऑफ इस्लाम। तो 700 एडी के आसपास, 7th सेंचुरी एडी में यहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ, और धीरे धीरे यहाँ पे रहने वाले काफ़ी सारे पॉपुलेशन जो हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। कुछ एक छोटे मोटे स्कैटर्ड तरीके से जूइश पॉपुलेशन रहा, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्टार्टेड फॉलोइंग इस्लाम। आसपास के सारे देशों में, नॉट जस्ट ऑन दिस लैंड, बट आसपास के सारे देशों में ही यहाँ पे इस्लाम काफी प्रोमिनेंट रिलीजन हो गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, आप देखो यहाँ पे जो लोग हैं वो रिलीजन वाइज इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, बट अगर कल्चर देखा जाए तो उनका कल्चर अरबिक कल्चर है। लैंग्वेज से मेनली कल्चर को यहाँ रिलेट करके देखा जा रहा है। वहीं अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाओ तो ईरान या उसके आसपास के देश, वो भी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका कल्चर थोड़ा अलग है, उसको कहा गया पर्सियन कल्चर। तो इस तरीके से वेस्ट एशिया में, ये जो रीजन है वेस्ट एशिया, इसमें तीन तरह के लोग हो गए। यहाँ पे
इजराइल, जो अभी तक देश बना नहीं है, बट वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जूइश कम्युनिटी के लोग, उनका तो रिलीजन ही अलग है। फिर सऊदी अरबिया और आसपास के देशों में इस्लामिक लोग रह रहे हैं, बट उनका कल्चर जो है अरबिक कल्चर है, लैंग्वेज इज अरबिक। और फिर नदर्न साइड में ईरान, वहाँ पे इस्लामिक लोग रह रहे हैं, लेकिन उनका कल्चर जो है वो पर्सियन। तो इस तरीके से वेस्ट एशिया की डेमोग्राफी को हमने मोटा मोटा समझ लिया। अब देखिए होगा क्या कि धीरे धीरे विथ कमिंग अप ऑफ मॉडर्न टाइम, ये जो जूस लोग दुनिया के अलग अलग जगहों पे सेटल्ड हो गए हैं, उनके अंदर एक डिजायर डेवलप होगी कि लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल लैंड एंड सेटल देयर एंड क्रिएट आवर ओन नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब सोवरेन political unit and which has group of people inhabiting that region who have common bonding, and here जो नेशन स्टेट बनेगा दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जूस रिलीजन। तो इस तरीके की आइडिया शुरू हुई इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। 1890s में ये दुनिया भर के जूस जो दुनिया के अलग अलग जगहों पे सेटल्ड थे, उनके अंदर एक इच्छा शुरू हुई कि व्हाई नॉट टू गो बैक टू आवर ओरिजिनल लैंड, सेटल देयर। तो जूस ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में सेटल्ड थे, यूएस में सेटल्ड थे। वहाँ से उनके अंदर एक मूवमेंट शुरू हुआ कि हम लोग अपने ओरिजिनल एंसेस्ट्रल लैंड पे जाएंगे, वहाँ सेटल होंगे, एक नया नेशन स्टेट बनाएंगे और जिसको हम लोग कहेंगे इजराइल। इस मूवमेंट को जो दुनिया भर में जूस कम्युनिटी ने स्टार्ट किया, उस मूवमेंट को कहा जाता है जायोनिज्म मूवमेंट, विच सजेस्ट दैट वी विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल लैंड। इस जायोनिज्म मूवमेंट को इनिशिएट करने वाले जो पहले इंसान माने जाते हैं वो है थियोडर हर्जल। ही वाज अ जूस लीडर, और जैनिज्म मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्टेड इन 1897। अब 1897 में ये मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया, फिर कुछ ही दिनों बाद, कुछ सालों बाद आप कह सकते हैं, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ 1914 में। अब आप देखो जूस लोग काफी सारी संख्या में यहाँ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में सेटल्ड हैं, और इसी एरिया में वर्ल्ड वॉर वन वॉज फॉट मेनली। एक तरफ जर्मनी ऑस्ट्रिया एम्पायर है, दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस है। अब ब्रिटेन फ्रांस के अंदर जूस कम्युनिटी के लोग काफी सारे नंबर में सेटल्ड थे, और ये जूस लोग वैसे तो नंबर्स में माइनॉरिटी हैं, जिस भी देश में गए वहां नंबर वाइज तो दे आर इन माइनॉरिटी, बट दे हैव बीन वेरी इंडस्ट्रियस, काफी हार्ड वर्किंग लोग रहे हैं। तो जहां भी वो गए इकोनॉमिकली दे हैव बीन क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। तो ब्रिटेन और फ्रांस में भी ये जूस लोग काफी इन्फ्लुएंशियल थे इकोनॉमिकली। सेम इज ट्रू विथ यूएस। तो अब ये जूस लोगों का सपोर्ट चाहिए था ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की सरकार को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। फाइनेंशियल सपोर्ट, कि आप मॉनेटरी सपोर्ट दें ताकि हम लोग जर्मनी ऑस्ट्रिया इनसे कॉम्बैट कर सके इन वर्ल्ड वॉर वन। तो जूस लोगों के फाइनेंशियल सपोर्ट को पाने के लिए ब्रिटेन ने एक बड़ा ही इंटाइसिंग, इनकरेजिंग कमिटमेंट कर दिया जूस कम्युनिटी को। ब्रिटेन ने कहा वर्ल्ड वॉर वन के दौरान कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए एक अलग से नेशन स्टेट बनवा करके देंगे इन दिस एरिया, जहां पे आप अपना नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं इजराइल, हम आपको बनवा करके देंगे। और इसके लिए एक डिक्लेरेशन आया ब्रिटेन के तरफ से जिसको हम लोग कहते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन वाज मेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ओनली इन 1917। इट वाज रिलीज्ड बाय फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फर ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी ने यह बाल्फोर डिक्लेरेशन किया, जहां पे उन्होंने जूस कम्युनिटी के लिए किस तरीके का लेटर लिखा। दो दिस लेटर वाज नॉट रिलीज ऑफिशियली एट दैट टाइम, बाद में ये लेटर ऑफिशियली सामने आया। तो आप देख सकते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन रिटन बाय फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन टू अ जूस लीडर लॉर्ड रॉथशाइल्ड। और इसमें कमिटमेंट किया गया है, ये उस ओरिजिनल लेटर की एक कॉपी है, 1917 में लिखी गई थी वर्ल्ड वॉर वन जब बिल्कुल अपने लास्ट लेग में पहुंच गया था, कि आप सपोर्ट करो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो ताकि वॉर को हम पूरी तरह से खत्म कर पाए, और उसके बाद हम आपके लिए इजराइल एक अलग देश बनवाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं अंडर योर मूवमेंट जायोनिज्म। तो जूस लोगों ने सपोर्ट भी किया, जितनी भी उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी उस हिसाब से सपोर्ट किया। लेकिन ब्रिटेन ने जिस तरीके का प्रॉमिस किया था
उस प्रॉमिस को उसने पूरा नहीं किया। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान मेनली तो एक तरफ ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस। लेकिन ऑस्ट्रिया जर्मनी को ज्वाइन कर लिया था ऑटोमन अंपायर ने, टर्की सुल्तान ने। ऑटोमन अंपायर वाज क्वाइट बिग, और जहां पे इजराइल देश बनाने की बात चल रही थी वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, वो ऑटोमन एम्पायर के किंगडम में ही आता था। बट जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ और उसमें कंक्लूड हुआ, ब्रिटेन फ्रांस इमर्ज्ड विक्टोरियस। ब्रिटेन फ्रांस के साइड में ही यूएस ने भी ज्वाइन किया था वॉर को। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस इमर्ज्ड विक्टोरियस। उन्होंने क्या किया, फिर ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंबर्ड कर दिया, मतलब ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे टेरिटरी। काफी छोटा सा एरिया दे दिया। अब देखिए, ये पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर है, उसको ब्रेक कर दिया इन टर्की, आर्मेनिया, कुर्दिस्तान। ये वाला एरिया फ्रेंच लोगों ने अपने पास रख लिया, जिसको नाम दिया फ्रेंच सीरिया। और ये वाला एरिया, ये इसको ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिया और इसको नाम दिया उन्होंने ब्रिटिश पैलेस्टीन। तो बेसिकली जहां पे उनको इजराइल कंट्री बनाना था आज पर बाल्फोर डिक्लेरेशन, उसको उन्होंने इजराइल कंट्री बनाया नहीं। रादर वहां पे उन्होंने अपना, आप कह सकते हैं, कॉलोनी स्टैब्लिश कर दिया। जिस तरीके से भारत को उन्होंने कॉलोनी बनाया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद इस एरिया को ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया, जिसको कहा जाता है ब्रिटिश मैंडेट, ओवरऑल अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। यही वक्त था जब ऑटोमन अंपायर का डिसमेंबरमेंट किया गया, ब्रेक डाउन, उसको अलग अलग रीजन में डिसइंटीग्रेट किया गया। तो भारत के अंदर फिर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आपने इंडियन हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि जो मुस्लिम्स है वो ऑटोमन अंपायर को, ऑटोमन सुल्तान को अपना सुप्रीम रिलीजियस लीडर की तरह देखते थे उस वक्त। तो ऑटोमन अंपायर का डिसमेंबरमेंट वाज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस और एम्बेरसमेंट फॉर इंटायर मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसी ऑटोमन अंपायर का डिसमेंबरमेंट जब किया गया ब्रिटिश द्वारा आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, तो फिर उसको लेकर के भारत में ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किया इस्लामिक पॉपुलेशन ने, मुस्लिम पॉपुलेशन ने, जिसको नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। और फिर गांधी जी ने इस मौके को एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो उन्होंने जो उस वक्त नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, और कांग्रेस को मेनली एक हिंदू पार्टी की तरह देखा जाता था, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिंक कर दिया विद खिलाफत मूवमेंट, और एक नया मूवमेंट लॉन्च हो गया, एनसीएम, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, विद द एजेंडा ऑफ डेवलपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज वेल। तो वो बात तो चलिए, इंडिया में ऐसा चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। मुद्दा ये है कि ब्रिटिशर्स ने जैसा प्रॉमिस किया था कि वो एक जीविस कंट्री इसराइल बना करके देंगे, वैसा उन्होंने बनाया नहीं। और जहां पे मॉडर्न डे इसराइल है और आसपास के देशों को उन्होंने अपना ब्रिटिश मैंडेट या ब्रिटिश, आप कह सकते हैं, कॉलोनी बना करके रख दिया। फिर लगभग 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर वन से भी ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक वॉर लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर टू। और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान या उससे थोड़ा पहले, टू द रन अप ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, यू ऑल नो कि जर्मनी के अंदर क्या हुआ। जर्मनी के अंदर हिटलर ने मेनली जूस लोगों को टारगेट करना शुरू किया। कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए जहां जूस लोगों के अगेंस्ट एट्रोसिटीज प्रैक्टिस की गई, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनह्यूमन एक्टिविटीज प्रैक्टिस की गई अगेंस्ट जूस। क्यों ऐसा किया हिटलर ने? क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के हार का मुख्य कारण नाजीज पार्टी दैट वाज हेडेड बाय हिटलर, उन्होंने इन जूस लोगों को बताया कि ये जूस लोग, इन लोगों ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया, फ्रांस को सपोर्ट किया। जर्मनी में रह करके भी इन लोगों ने ब्रिटेन फ्रांस को सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, इन होप कि इनके लिए एक अलग देश बनवा के देगा ब्रिटेन, इजराइल। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने जर्मनी में रहते हुए ब्रिटेन फ्रांस को सपोर्ट किया है वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, इसीलिए इनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज होनी चाहिए, ये देश के दुश्मन है। और इस तरीके का प्रोपागेंडा क्रिएट किया हिटलर ने। और उसके बाद द जूस लिविंग इन जर्मनी एंड एरिया अराउंड वेयर सिस्टमेटिकली टारगेटेड इन इनह्यूमन मैनर, कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ 1945 में, तो वर्ल्ड वॉर टू वाज मच मोर कैटेस्ट्रॉफिक एज कंपेयर टू वर्ल्ड वॉर वन। इस कारण से दुनिया के देशों ने मिलकर के फैसला किया कि ऐसे वॉर दोबारा दुनिया में ना लड़े जाए। इसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए।
और फिर बनाया गया यूनाइटेड नेशंस, जिसको मेन जिम्मेदारी दी गई टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि ऐसे वॉर फ्यूचर में ना हो, नहीं तो पूरी ह्यूमैनिटी तबाह हो सकती है। और यूनाइटेड नेशंस को काम दिया गया कि दुनिया के ऐसे जो भी मुद्दे हैं जिसके कारण भविष्य में वॉर हो सकता है, उसको डील करे इन यूनानिमस मैनर, कंसेंसस क्रिएट करके। तो एक मुद्दा था इजराइल एज ए कंट्री बनाने का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये जो जूस लोग हैं, इनके अगेंस्ट जितनी एट्रोसिटीज की हिटलर ने, उस कारण से जूस लोगों के लिए पूरे दुनिया भर में सिंपथी क्रिएट हुआ, और पूरे दुनिया भर के लोग धीरे धीरे जैनिज्म मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे कि हाँ, इनका एक अलग देश बनना चाहिए। और जूस लोगों के अंदर भी जो जैनिज्म मूवमेंट था कि हमारा अपना एक देश होना चाहिए, वो मूवमेंट स्ट्रांग हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, कि अगर हमारा देश नहीं होगा, हम दुनिया के अलग अलग देशों में अगर बने रहेंगे, तो वी विल बी ऑलवेज सीन एज आउटसाइडर। और जिस तरीके से चीजें हुई हैं जर्मनी में, हिटलर ने किया है थ्रू हिज नाजी पार्टी, ऐसा बाकी देश भी कर सकते हैं। इसलिए ये इजराइल एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का मामला पहुंचा यूनाइटेड नेशंस में, जो एक न्यूली क्रिएटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था। और यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन नंबर 181। इस रिजोल्यूशन के अंतर्गत ये जो एरिया था जहां पे ज्यादातर अब रह रहे थे अरबिक लोग, इस एरिया में रहने वाले अरबिक लोगों को पैलेस्टीनियंस कहा जाता है। इस लैंड को पैलेस्टीनियन लैंड कहा जाने लगा था आफ्टर बर्थ ऑफ इस्लाम इन दिस एरिया, राइट। और यहां पर रहने वाले इस्लामिक लोग जो अरबिक लैंग्वेज बोलते थे, वो अपने आप को पैलेस्टीनियंस कहते हैं, और उनकी संख्या थी ज्यादा। और जूस लोग पहले से यहाँ काफी स्कैटर्ड तरीके से रहते थे, लेकिन दुनिया भर के जूस लोगों ने यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे यूएस की मदद से एक प्रपोजल पास करवाया, और जिस प्रपोजल का नाम है यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन नंबर 181, जिसके अंतर्गत इस पूरे लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, इस पार्ट को बोला गया कि इसको कहा जाएगा पैलेस्तीन, और जो ये आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, इस लैंड को बोला गया कि इजराइल कहा जाएगा। दैट इज हाउ टू स्टेट्स विल बी क्रिएटेड। अब आप बोलेंगे कि सर ये पैलेस्तीन की टेरिटरी ऐसे सेग्रीगेटेड क्यों है? तो पॉपुलेशन जैसे जैसे जहां जहां मेजोरिटी में सेटल्ड थी, वैसे हिसाब से पैलेस्तीन बनाया गया। कैसे पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दो टेरिटरी डिवाइडेड बाय ए ह्यूज मार्जिन बनाया गया था। तो पॉपुलेशन जैसे सेटल्ड थी, वैसे फिर बनाया गया पैलेस्तीन, और इजराइल जूस लोगों के लिए ये लैंड बनाया गया। और बीच में आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट रीजन है जेरूसलम। जेरूसलम इज एन इंपॉर्टेंट सिटी फॉर द थ्री रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्रिश्चियनिटी, जूस एंड इस्लाम। तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या फैसला किया कि जेरूसलम को हम लोग एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर देते हैं, विच विल बी मैनेज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी कंफ्लिक्ट इन फ्यूचर विथ रिस्पेक्ट टू जेरूसलम। तो इस तरीके से टू नेशन स्टेट या टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रपोजल पास हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, रिजोल्यूशन नंबर 181। अब अगर उसी वक्त ये पैलेस्टीनियन लोगों ने इस प्रपोजल को चुपचाप से मान लिया होता, और जैसे जैसे ये बाउंड्री इस मैप पे डिमार्केट की गई थी यूनाइटेड नेशन द्वारा, यहां पे उन्होंने अपनी बाउंड्री मार्क करके इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया होता, तो ये समस्या होती ही नहीं जो आज तक कन्फ्लिक्ट चल रही है। लेकिन उस टाइम के जो यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन है, पैलेस्टीनियन लोग हैं, उन्होंने रिजोल्यूशन नंबर 181 को अनफेयर रिजोल्यूशन की तरह देखा कि अरे ये तो हमारी जमीन है, यहाँ पे इजरायली लोगों को आप ला रहे हो, सेटल करा रहे हो, उनको एक अलग देश बना करके दे रहे हो, दिस इज अनफेयर। और इनके इस आइडिया में सपोर्ट करने आ गए आसपास के इस्लामिक कंट्रीज, जॉर्डन, सीरिया जैसे इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरबिया जैसे इस्लामिक कंट्रीज, के हाँ हाँ यार बिल्कुल बनने नहीं देंगे, इसराइल जैसा देश बनने नहीं देंगे। और जैसे ही इसराइल बनने का अनाउंसमेंट हुआ, दो स्टेट बनने का अनाउंसमेंट हुआ, इसराइल एंड पैलेस्तीन, पैलेस्टीनियन लोगों ने रिजोल्यूशन नंबर 181 को मानने से इनकार कर दिया, जबकि इसराइल अपना इंटरनेशनल बाउंड्री डिमार्केट करने लगा कि ठीक है, हमारा देश बन गया तो अब हम डिमार्केट करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। इसराइल अपनी बाउंड्री बना ही रहा था कि अरबिक कंट्रीज ने मिल करके इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया 1948 में, एक साल के बाद ही। अब ये बन ही रहा था, 6 महीने 7 महीने हुए थे कि अरबिक कंट्रीज ने, आसपास के अरबिक कंट्रीज ने मिल करके इसराइल पर अटैक कर दिया, एंड दैट लेड टू बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट अरब इसराइल वॉर।
लेकिन इसराइल जो बिल्कुल न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था, दुनिया भर के अभी जूस लोग आकर के यहाँ सेटल हो ही रहे थे, पूरी तरह से सेटल हुआ भी नहीं था, उसने अकेले इन सारे अरबिक कंट्रीज को हरा दिया। उसके पीछे कारण है यूएस का सपोर्ट, ब्रिटेन का सपोर्ट। यूएस के अंदर ऐसा माना जाता है कि कुछ जूस लोग हैं जो काफी इंफ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं और उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर। और ये कारण है कि वो जूस फैमिली, 7 या 8 जूस फैमिली हैं जिनका काफी ज्यादा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रहता है यूएस गवर्नमेंट के ऊपर। और यूएस गवर्नमेंट इसी कारण से हमेशा ही इसराइल को सपोर्ट करती रहती है। एक आर्ग्यूमेंट तो ये है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि यूएस चाहता है कि इसराइल अमेरिका का एक आउटपोस्ट बना रहे इन वेस्ट एशिया, ताकि वेस्ट एशिया के ऑर्डर को यूएस कंट्रोल कर पाए। इस कारण से यूएस चाहता है कि इसराइल एज ए स्टेट शुड स्टैंड इन वेस्ट एशिया। बाकी सारे देश तो इस्लामिक हैं, लेकिन इसराइल एक ऐसा कंट्री जो नॉन इस्लामिक है, वो वेस्ट एशिया में खड़ा रहे विद सपोर्ट ऑफ यूएस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फुटप्रिंट ऑफ यूएस इन वेस्ट एशिया। तो ये दो कारण हो सकते हैं। जो भी है, इसराइल ने बिकॉज ऑफ यूएस सपोर्ट अकेले ही इसराइल अरब वॉर जो 1948 में लड़ा गया उसमें अकेले ही सबको हरा दिया। और इसराइल ने अपना देश तो बना लिया, अपना देश बाउंड्री के हिसाब से डिमार्केट करके अपना बना लिया, लेकिन अरबिक कंट्रीज ने कभी भी इसराइल को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह देखा नहीं। वो हमेशा एक क्वेश्चन करते रहे लेजिटिमेसी ऑफ दिस टू स्टेट थ्योरी। वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन नंबर 181 को मानने से इनकार करते रहे। इन्होंने फिर प्लानिंग करके लगभग 20 साल बाद 1967 में प्लान करके वापस से इसराइल के ऊपर अटैक किया। अब आप सोचो, प्लान के हिसाब से ऐसा होना था टेरिटरी 1947 यूएन प्लान के हिसाब से। इन्होंने 1967 में अटैक किया इस उम्मीद में कि इसराइल की सारी टेरिटरी छीन लेंगे और इसराइल एज ए कंट्री को खत्म कर देंगे। लेकिन हो गया उल्टा। इसराइल वापस यूएस की मदद से उसने सारे अरबिक कंट्रीज को हरा दिया, और सिर्फ हराया ही नहीं, इनकी जो टेरिटरी थी प्लान के मुताबिक, यूएन प्लान के मुताबिक, उसमें से भी कई सारा एरिया फोर्सफुली एनेक्स कर लिया। जैसे एक देश दूसरे देश के टेरिटरी को इलीगल तरीके से एनेक्स कर लेता है ना, जैसे भारत के कुछ टेरिटरी को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है, पीओके वाला एरिया, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है एक्साई चिन वाला एरिया। तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके का कोरिलेशन जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी कर सकता है, बट मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। इसराइल ने क्या किया 1967 वॉर के बाद, जो सो कॉल्ड पैलेस्टीन स्टेट बनना चाहिए था एज पर यूएन प्लान, उसमें से भी कई सारा एरिया उसने फोर्सफुली अक्वायर कर लिया। और बस वहां तक रुका नहीं है, धीरे धीरे और भी ज्यादा एरिया वो ऑक्यूपाई करता जा रहा है। आज के डेट में हालत कुछ ऐसी है, पैलेस्टीनियंस आर फोर्स्ड टू लिव इन ए वेरी क्रैम्प्ड एरिया। ये बच गया है पैलेस्टीनियन टेरिटरी, इसको कहा जाता है वेस्ट बैंक, इसको कहा जाता है वेस्ट बैंक, और इस एरिया को कहा जाता है गाजा स्ट्रिप। बहुत छोटा सा एरिया बच गया है। अब उसी वक्त अगर इन्होंने मान लिया होता 1947 में, ये यूएन प्लान मान लिया होता, तो पैलेस्तीन एक कंट्री बन चुका होता। ये ग्रीन कलर से जो हमने दिखाया है, इसराइल तो बन ही गया था व्हाइट कलर से, और शांति से रहते। पैलेस्टीनियंस नेवर एक्सेप्ट फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, वहां पे इसराइल सर्वाइव्ड। सेकंड अरब इजराइल वॉर, इसराइल ने इनकी ज्यादातर टेरिटरी अनेक्स कर ली, फोर्सफुली छीन ली। और तब से पूरी दुनिया जो है वो पोलराइज्ड है। कुछ लोग इसराइल को सपोर्ट करते रहे, कुछ लोग पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हैं। नेचुरली जो अरब कंट्रीज हैं वो पैलेस्तीन को सपोर्ट करेंगे, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएस, वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक पोलर बाइपोलर डिवीजन चलता रहा ऑन अरब इजराइल इशू। लेकिन फिर क्या हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि बार बार इजराइल जो है इनकी टेरिटरी और ज्यादा अक्वायर करता रहता है, इनको और ज्यादा क्रैम्प्ड करता जा रहा है, धक्का देता जा रहा है, फोर्सफुल तरीके से इनको आप कह सकते हैं सर इनसर्कल किए जा रहा है। तो पैलेस्टीनियन लोगों ने क्या किया है, पैलेस्तीन में से कुछ लोगों ने मिलकर के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स या वायलेंट या टेरर या रेडिकल ग्रुप, जो कहना चाहें, आपको मैंने पहले भी कहा कि द सो कॉल्ड टेररिस्ट फॉर वन ग्रुप्स आर रिवॉल्यूशनरी फॉर अदर्स। तो एक इस तरीके के ग्रुप बनी है हमास, जो पैलेस्टीनियन लोगों ने बनाया है, हु आर रिवॉल्यूशनरी फॉर पैलेस्टीनियंस बट टेररिस्ट फॉर इजराइल। उस हमास ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर पिछले साल अक्टूबर में। और अक्टूबर में जब हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, कई सारे उसके लोगों को उसने कैप्टिव बना लिया। तो फिर उसके बाद से इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है इस गाजा रीजन में ऑफ पैलेस्टीन।
जिस कारण से अब पूरी दुनिया भर में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन बन गई है। और अब धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका जो सिंपथी रखते थे इसराइल के लिए, जो एंटी पैलेस्टीनियन स्टैंड के लिए जाने जाते थे, अब धीरे धीरे वो भी पैलेस्तीन के लिए सिंपथी डेवलप कर रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट डेवलपमेंट हुआ है। नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन जैसे देशों ने अब जाकर के पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया। नाउ दे हैव स्टार्टेड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्तीन एज ए स्टेट, विच इज अ सेटबैक फॉर इसराइल, क्योंकि इसराइल के ये एलाइज माने जाते हैं जो पैलेस्तीन को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अब उन्होंने रिकॉग्निशन देने का फैसला किया। ये देखिए, ये 3 देश। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैज गिवन सच रिकॉग्निशन टू पैलेस्तीन। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा इस मूव का? अब नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन जो हैं वो पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह देखेंगे। वहां पे वो एम्बेसी स्टैब्लिश कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसराइल जो पैलेस्तीन को खत्म करना चाहता था, पहले तो 1947 में इसराइल वांटेड टू हैव टू स्टेट सॉल्यूशन, पर जब अरब इसराइल वॉर हुआ उसके बाद से अब दोनों ही साइड, ना पैलेस्तीन चाहते हैं कि इसराइल एज ए देश बने और इसराइल नहीं चाहता कि पैलेस्तीन एज ए कंट्री बने। दोनों एक दूसरे को एनिलेट करना चाहते हैं। बट इसराइल हैज बीन मोर सक्सेसफुल, इसराइल हैज बीन एबल टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरी। अब इसराइल हाल फिलहाल में जिसने काफी सारी बॉम्बिंग कर दी गाजा रीजन में, अब उसको निगेटिव आउटकम देखने को मिल रहा है। जो उसके नेचुरल अलाइज थे, ट्रेडिशनल अलाइज थे, धीरे धीरे वो पैलेस्तीन को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रहे हैं, एक स्टेट की तरह आइडेंटिफाई करें। तो अब इसराइल का जो गोल है कि पैलेस्तीन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, एनिलेट कर दिया जाए, वो उसके लिए फुलफिल कर पाना कठिन होगा, क्योंकि उसके जो ट्रेडिशनल अलाइज हैं धीरे धीरे डाइवर्ट अवे हो रहे हैं फ्रॉम इसराइल अप्रोच। अगर देखा जाए तो दुनिया के 143 देश, यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज में से 143 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करते हैं पैलेस्तीन को, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया गेव रिकॉग्निशन टू पैलेस्तीन वे बैक इन 1988 itself as an independent autonomous sovereign state। यूनाइटेड नेशंस में अगर बात की जाए तो पैलेस्तीन को अभी वहां पे परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस मिला है। पैलेस्तीन के अलावा वेटिकन सिटी वहां पे एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है। यानी कि इन दोनों को अभी फुल स्टेटहुड या मेंबरशिप नहीं मिला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर फुल मेंबरशिप चाहिए किसी भी देश को, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? एक प्रपोजल पास होना चाहिए इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजोरिटी। लेकिन वो प्रपोजल उसके पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से पास होकर के आना चाहिए। तो मान लीजिए अगर पैलेस्तीन को एक स्टेट की तरह, मेंबर स्टेट की तरह इंक्लूड करना है यूनाइटेड नेशंस में, पहले एक प्रपोजल आएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और वहां पे वो पास होगा। यूएनएससी में आपको पता है कोई भी प्रपोजल पास होने के लिए 9 वोट्स होने चाहिए इन फेवर, और कोई भी परमानेंट कंट्री का वीटो नहीं होना चाहिए। वहां से वो प्रपोजल पास होगा, फिर जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और वहां पे 2/3 कंट्रीज ने अगर सपोर्ट कर दिया इस प्रपोजल को, तो कोई एक नया मेंबर कंट्री इंक्लूड किया जा सकता है इन यूनाइटेड नेशन एज अ मेंबर स्टेट। पैलेस्तीन को इंक्लूड करने की जब भी बात की जाती है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही यूएस इन जनरली वीटो कर देता है। इसीलिए पैलेस्तीन अभी भी एक मेंबर स्टेट की तरह इंक्लूडेड नहीं है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। वहीं इसराइल की बात की जाए तो इसराइल को 1949 में ही यूएन के अंदर एक मेंबर स्टेट की तरह इंक्लूड कर लिया गया था। भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया ने पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन स्टेट की तरह रिकॉग्निशन दिया 1988 में। जबकि इसराइल के साथ हमने फॉर्मल रिलेशन 1950 में स्टार्ट कर दिया था। वी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इसराइल इन 1950, बट ओनली आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, ओनली आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1992 में हमने वहां पे एम्बेसीज खोले और फुल फ्लेजेड हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ शुरू किए। तो इंडिया इसराइल रिलेशंस का पूरा हिस्ट्री जो है यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। तो कैप ऑफ इंडिया इसराइल रिलेशन एकदम शॉर्ट में मैं बताऊं तो नेहरू जी जो है वो इसराइल का जो जायोनिज्म अप्रोच है या इसराइल का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के आइडिया के अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि नेहरू चाहते थे कि भारत का संबंध मुस्लिम देशों के साथ अच्छा बना रहे, और अगर इसराइल को हम के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस स्टैब्लिश करते हैं तो अरबिक कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस खराब होंगे। इसीलिए हमने बस रिकॉग्निशन तो दे दिया था 1950 में, लेकिन फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत बाद में स्टार्ट किए, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम में इसराइल यूएस के साथ था और हम लोग यूएस से थोड़ा अवे मूव करते थे, बिकॉज यूएस ऑलवेडी हैड सम हॉस्टाइल रिलेशंस विथ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान यूएस के साथ काफी क्लोज था। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग इसराइल और यूएस के साथ दूरी बना रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान वाज क्लोज टू इट। अब पाकिस्तान और इस तरीके से
सिचुएशन बनी कि नेहरू के टाइम में इंडिया वाज क्वाइट अवे फ्रॉम मेंटेनिंग अ फुल फ्लेजेड टाइज विथ इसराइल। हमने बस रिकॉग्नाइज कर दिया था बट फुल फ्लेजेड टाइज नहीं मेंटेन कर रहे थे। बट कोल्ड वॉर खत्म हुआ, धीरे धीरे यूएस के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए, क्योंकि यूएस ने भी टेररिज्म फेस किया, हम तो टेररिज्म फेस कर ही रहे थे। यूएस सॉ राइज ऑफ चाइना, इंडिया ऑल्सो वांटेड टू कर्व राइज ऑफ चाइना। तो इस कारण से इंडिया और यूएस के इंटरेस्ट काफी अलाइन हुए इन विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, मेनली टू कर्ब चाइना एंड टू कर्ब टेररिज्म। धीरे धीरे इंडिया यूएस के रिलेशन अच्छे हुए तो इंडिया इसराइल के रिलेशन भी अच्छे हुए। और आप देखोगे कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुल करके इसराइल के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया एंड इसराइल आर नेचुरल अलाइज, आप देखोगे। और 2003 में इसराइल प्राइम मिनिस्टर एरियल सैरोन आल्सो विजिटेड इंडिया। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम एन इजरायली प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इंडिया। फिर चाइना पाकिस्तान एक साथ अलाइंड हो गए, पाकिस्तान मूव्ड अवे फ्रॉम यूएस, चाइना के साथ अलाइंड होने लगा, रसिया के साथ अलाइंड होने लगा। तो इस कारण से इंडिया यूएस और इसराइल अलाइज बनने लगा। फिर अब्राहम एकॉर्ड्स को मैं सेपरेटली डील कर चुका हूं, यहां पे बस पासिंग रेफरेंस दिया मैंने। अब्राहम एकॉर्ड्स यूएस की इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू रिड्यूस हॉस्टिलिटी बिटवीन इसराइल एंड अरबिक कंट्रीज। अब्राहम एकॉर्ड्स पेव्ड पाथ फॉर इंडिया टू मेंटेन गुड टाइज विद बोथ साइड्स, इसराइल एज वेल एज अरबिक कंट्रीज टुगेदर। अब्राहम एकॉर्ड पे अलग से हम लोग वीडियो कर चुके हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और अब्राहम एकॉर्ड्स पेड और लेड पाथ फॉर I2U2 इनिशिएटिव, जिसमें भारत अब इसराइल और अरबिक कंट्रीज, क्योंकि I2U2 में इसराइल, इंडिया, यूएई जो एक अरबिक कंट्रीज है, और यूएस के साथ इंडिया अलायंस बनाने लगे। सो दिस इज मोदी डॉक्ट्रिन, नेहरूवियन डॉक्ट्रिन, अवे फ्रॉम इसराइल। मोदी डॉक्ट्रिन में आप देखोगे कि इंडिया इज एबल टू मेंटेन गुड टाइज विथ बोथ इसराइल एज वेल एज अरबिक कंट्रीज। I2U2 इज एन इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, एंड I2U2 के लिए प्लेटफॉर्म ले किया अब्राहम एकॉर्ड ने। प्रॉब्लम क्या हुई, अब्राहम एकॉर्ड के जो अचीवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगे हैं आफ्टर द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट दैट बिगन लास्ट ईयर अक्टूबर। ठीक है, इस पे प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं मेंस में, ऐसा प्रश्न आ सकता है, मैंने हिंट्स भी दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Second topic is about violence against Rohingyas. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. Again, रोहिंग्याज हैं कौन? देखिए, रोहिंग्याज आप देखोगे तो मॉडर्न डे म्यांमार के रखाइन स्टेट में ज्यादातर रहते हैं। ये है रखाइन स्टेट, जो कोस्टल स्टेट है, इट ओपन्स इन बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे रोहिंग्याज रहते हैं। और जबकि म्यांमार का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कैसा है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, रिलीजन बुद्धिस्ट है, लैंग्वेज बर्मीज बोलता है। जबकि रोहिंग्याज यहाँ रहते हैं इन रखाइन स्टेट, और ये लोग रिलीजन इस्लाम फॉलो करते हैं, लैंग्वेज बंगाली है। तो मतलब रिलीजियसली या कल्चरली रोहिंग्याज आर माइनॉरिटी, मेजॉरिटी इज बुद्धिस्ट एंड बर्मीज लैंग्वेज। अब ये रोहिंग्या जो हैं, इनके ऊपर लगातार यहाँ की जो मेजॉरिटी म्यांमार पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट, वो एलिगेशन लगाती है कि ये रोहिंग्याज इलीगल तरीके से इंटर हुए हैं रखाइन स्टेट में, ये ओरिजिनली बांग्लादेशी हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का एलिगेशन लगता है ऑन फ्यू इंडिविजुअल्स कि ये बांग्लादेश से आए, शायद वैसा ही एलिगेशन लगता है इन रोहिंग्यास के ऊपर कि ये बांग्लादेश से आए हैं, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। और फिर म्यांमार ने एक कानून लाया 1982 में, बर्मी सिटीजनशिप लॉ, जिसके हिसाब से दीज रोहिंग्यास वे आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दे हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस एरिया प्रायर टू 1823। मतलब 150 साल पुराना उनको प्रूफ देना था कि आप 150 साल या उससे पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मेनी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम। और इस कानून के बेसिस पे, सिटीजनशिप लॉ के बेसिस पे, ऑल द रोहिंग्यास वी आर डिक्लेयर्ड एज इलीगल इमिग्रेंट्स। और फिर जब एक बार इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए तो फिर उनके ऊपर तो कोई सिटीजनशिप राइट्स तो उनके लिए अवेलेबल होंगे नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो अवेलेबल होंगे नहीं। एंड सिंस देन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार हैज बीन harassing, torturing these Rohingyas because you are a stateless people, you are illegal immigrants, so you don't have rights, and that is why Rohingyas have been harassed, tortured, killed, raped and all. तो यूनाइटेड नेशंस ने रोहिंग्यास के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है दैट दे आर द मोस्ट प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। रोहिंग्यास इज द केस ऑफ एथनिक क्लींजिंग, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट हरासमेंट बाय मेजॉरिटी, बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं, लगभग 8 लाख या उससे भी ज्यादा रोहिंग्यास फोर्सफुल तरीके से इविक्ट करा गए और रखाइन स्टेट को छोड़ करके वो बांग्लादेश में आकर के रह रहे हैं इन अ
रेफ्यूजी कैंप, जिसको हम लोग कहते हैं कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप। काफी क्रैम्प्ड तरीके से वो इस स्लम एरिया में आकर के रह रहे हैं, कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप इन बांग्लादेश। कई सारे रोहिंग्यास भारत में भी इंटर करके रह रहे हैं एज इलीगल इमिग्रेंट्स। कई सारे रोहिंग्या जो हैं वो स्मगलर्स की मदद से दूसरे देशों में, साउथ ईस्ट एशियन देशों में जाने की कोशिश करते हैं। आपने देखी थी ना मूवी डंकी, जहाँ पे लोग दूसरे देशों में इलीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं और बीच में ही वो स्मगलर्स उनको छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। तो मेनी रोहिंग्यास वेर फाउंड ड्राउनिंग इनटू द सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल रीजन, बिकॉज दीज स्मगलर्स टुक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दीज रोहिंग्यास। दे समहाउ मैनेज्ड, और उनको होप दिया कि आपको ले जाकर के हम दूसरे देश में सेटल कराएंगे, वहां पे आपको अच्छी लाइफ दिलाएंगे, और इनको ले जाकर के ओशन में छोड़ देते थे। तो मेनी रोहिंग्यास वेर फाउंड stranded in the ocean. That is why Rohingyas were also known as boat people और are known as boat people. इनको बोट पे चढ़ा करके रेफ्यूजी छोड़ देते, मतलब इनको बोट पे चढ़ा करके स्मगलर्स छोड़ देते। तो मुद्दा यह है कि रोहिंग्यास की हालत बहुत खराब है। दे आर माइनॉरिटी, देश के अंदर उनको अब सिटीजनशिप है नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए हैं, स्टेटलेस लोग हो गए हैं। कुछ रोहिंग्यास तो बांग्लादेश में रह रहे हैं आज रेफ्यूजीज, कुछ रोहिंग्यास तो भारत के अंदर इंटर कर गए हैं, और कुछ रोहिंग्यास तो हैं इधर उधर डेस्परेट तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। ये तो हो गए रोहिंग्या लिए। लेकिन सवाल आपसे पूछेगा भारत का स्टैंड ऑन रोहिंग्या इशू। अब देखिए, भारत अगर सीधा सीधा रोहिंग्यास को सपोर्ट करता है, उनके ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो फिर हमारे रिलेशंस म्यांमार सरकार के साथ खराब होंगे। और अगर हम लोग म्यांमार सरकार के साथ पूरी तरह से हो जाते हैं तो दुनिया के देश हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि वी डोंट रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, वी डोंट रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने कैलिब्रेटेड बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। इंडिया का स्टैंड देखें अगर, तो इंडिया ने तो एक स्पष्ट शब्द में कह दिया है कि ये जो रोहिंग्या वाला मामला, इट इज इंटरनल अफेयर ऑफ म्यांमार, मतलब इसमें हम इंटरफेयर नहीं करने जा रहे। यानी कि म्यांमार सरकार के साथ हमने अपनी सॉलिडेरिटी दिखा दी। बट एट द सेम टाइम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भारत ने $1 मिलियन का पैकेज दिया रोहिंग्यास के लिए, रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए। 2017 में भारत ने स्टार्ट किया ऑपरेशन इंसानियत टू प्रोवाइड रिलीफ मेजर्स फॉर रोहिंग्याज लिविंग इन रेफ्यूजी कैंप इन बांग्लादेश। तो एक तरफ म्यांमार सरकार के साथ अच्छे संबंध बने रहे, दूसरा रोहिंग्यास के लिए हम थोड़ा बहुत उनके लिए रिलीफ एड देते रहे, ताकि हमारा दोनों तरफ से नुकसान ना हो। ये गोल रहा है भारत का। तो ये जो भारत का अप्रोच है, डिप्लोमेटिकली, डोमेस्टिकली, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हुए, क्योंकि भारत के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है रोहिंग्यास के लिए, तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हुए भारत ने ये अप्रोच लिया है। भारत का ये अप्रोच, कैलिब्रेटेड अप्रोच, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम नहीं चाहते, चाइना फैक्टर, क्या क्या चीजें हैं जिस कारण से इंडिया इस तरीके का मिडिल ग्राउंड ले रहा है। तो हम म्यांमार सरकार के साथ भी खड़े हैं। अदरवाइज अगर म्यांमार सरकार भारत से दूर होगा, एलियनेट होगा, तो चाइना के साथ वो अलाइन होगा, एंड चाइनाज फुटप्रिंट विल गेट स्ट्रेंथेंड इन दिस रीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो, विच इंडिया डज नॉट वांट ऑफ कोर्स। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, भारत के कई सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं म्यांमार के अंदर, स्पेशली स्वे गैस फील्ड इन द रखाइन स्टेट। तो वहां से हम लोग नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर आएगा। तो हम इस तरह के एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, इसी कारण से हम म्यांमार सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, लैंडलॉक्ड रीजन है, उसकी कनेक्टिविटी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं भारत सरकार, जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या IMT ट्राईलैटरल हाईवे। उसके लिए भी म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बने रहना जरूरी है। सिक्योरिटी कंसर्न्स देखिए, कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशनल हैं, जैसे NSCN खापलांग नागालैंड में मेनली एक्टिव है, या अल्फा। हम नहीं चाहते कि ये म्यांमार में जाकर के इनको रेफ्यूज मिले और भारत में ये इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करे। इसलिए म्यांमार सरकार के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहना जरूरी है। अगर संबंध खराब होंगे तो म्यांमार सरकार इनडायरेक्टली इन इंसर्जेंट ग्रुप को सपोर्ट करेगी, और फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके अलावा म्यांमार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल इज एन एरिया दैट स्पैन्स ओवर म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड मेनली, एंड दिस इज इनफेमस फॉर, बदनाम है ये, फॉर ग्रोइंग ओपियम। तो अगर म्यांमार सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं होंगे, तो फिर यहाँ से गोल्डन ट्राइंगल से ओपियम जो होगा, फिर वो ड्रग स्मगलिंग करके और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ड्रग ट्रैफिकिंग के प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने म्यांमार सरकार के साथ तो अच्छे संबंध बनाए हैं, और इसीलिए रोहिंग्या के मामले में भारत सरकार ने सीधा सीधा कह दिया दैट इट इज इंटरनल अफेयर ऑफ म्यांमार।
लेकिन साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी होता है वर्ल्ड वाइड कि अरे आप रोहिंग्यास के ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने रोहिंग्यास के लिए भी कुछ करने की कोशिश की है, रिलीफ एड, ऑपरेशन इंसानियत एंड ऑल। येट इंडिया इज क्रिटिसाइज्ड दैट इंडिया इज नॉट डूइंग इनफ फॉर रोहिंग्या रेफ्यूजीज। इंडिया का जो बैलेंस्ड अप्रोच है, इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड कि इंडिया इज नेग्लेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ऑफ रोहिंग्यास। इंडिया का जो बैलेंस्ड अप्रोच है, इट इज सीन एज इनडिसाइसिवनेस। बहुत बार जब आप बीच का रास्ता अपनाते हैं ना, तो लोग ऐसा समझते हैं कि आपके अपने कोई ओपिनियन ही नहीं है। भारत का इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बार जो मिडिल पाथ अप्रोच है, कैलिब्रेटेड अप्रोच है, इट इज सीन एज इनडिसाइसिवनेस। इंडिया इज नेग्लेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, नेग्लेक्टिंग रोहिंग्यास कंसर्न्स। और म्यांमार सरकार के साथ जब भारत सरकार अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, तो रोहिंग्यास भारत सरकार को भी, कुछ रोहिंग्या जो है वो भारत सरकार को भी अपना दुश्मन देख रहे हैं। और रोहिंग्यास ने एक इंसर्जेंट ग्रुप बनाया है, अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। ये तो म्यांमार के साथ लड़ती ही है। ये अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी हैज बीन फाउंड अटैकिंग इंडियन सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट्स ऑल्सो। सो तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बन रहा है। टेरर ग्रुप जो है रोहिंग्यास के बीच में से निकल करके आ रहा है। ARSA जो म्यांमार के अंदर तो टेररिज्म फैला ही रहा है, भारत के अंदर भी टेररिज्म फैला रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसके एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। तो ये सब कंसर्न है भारत के लिए। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म because of India's inclination towards Myanmar government is a concern for India. टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रोहिंग्यास पे ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फॉर दिस ईयर। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इन्वायरमेंट संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनको यहाँ इस मैप या डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। जो इन्वायरमेंट का जो सबसे पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, दैट वाज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम बाय UNEP। ये सबसे पहला मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। इसी के बाद भारत सरकार ने आकर के भारत में नेशनल पार्क वगैरह एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल पार्क, ये सब बनाने शुरू किए। 1988 में IPCC बनाया गया, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समिट हुई इन्वायरमेंट से संबंधित, वो है रियो अर्थ समिट, ब्राजील के अंदर। रियो अर्थ समिट में इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। 3 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किए गए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड डेजर्टिफिकेशन ना बढ़े दुनिया भर में, इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। 3 और एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फाइनलाइज किए गए। एजेंडा 21 की व्हाट शुड बी द एजेंडा इन 21st सेंचुरी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज अफॉरेस्टेशन, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बट 3 ये महत्वपूर्ण है। UNFCC इज टेक्निकली नॉट लीगली बाइंडिंग, बट UNFCC के अंदर ही फिर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल साइन हुए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट डील। ये सब के बारे में तो हम देख ही चुके हैं, क्लास में भी देखेंगे। UNCBD is a legally binding treaty, biodiversity पे, and UNCCD is in fact first and only internationally legally binding treaty for dealing with desertification. अब ये जो UNCBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट फाइनली केम इनटू बीइंग ऑन 22 मई 1992। यहाँ पे वर्ल्ड कंट्रीज ने साइन किया और इसके साथ ही UNCBD फाइनलाइज हो गया। अर्थ समिट 1992 में हुआ, अब देखो। और फिर 22 मई को UNCBD को वर्ल्ड कंट्रीज ने साइन कर दिया, उसके साथ ही UNCBD केम इनटू बीइंग, कि दुनिया के देशों ने इस अग्रीमेंट को साइन कर दिया और फैसला किया कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टिव तरीके से काम करेंगे, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड मे इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो चूंकि 22 मई को ये एग्रीमेंट साइन हुआ, इसी कारण से 22 मई को, 22 मई को दुनिया भर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, आसान ट्रिब्यून में, हर जगह। 2024 का इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी का थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब जो कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जिसका भारत भी एक सिग्नेटरी है और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, तो इसको भारत में इंप्लीमेंट कराने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से कानून लाया देश के अंदर, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, जिसमें 3 लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। सेंट्रल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और फिर म्युनिसिपल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। इन तीनों का काम है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में वो
कंसर्टेड तरीके से काम करे और जो इंडिया सिग्नेटरी है यूएनसीबीडी का, उसके तमाम प्रोविजंस भारत में इंप्लीमेंट कराए। ये जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, इट हैज पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। The main intent of this legislation is to give effect to UNCBD, to which India is a signatory, protect India's rich biodiversity and prevent biopiracy. Biopiracy क्या होता है? जब कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंडिविजुअल हमारे देश में आकर के हमारी बायोडायवर्सिटी का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले और वो टेक्नोलॉजी का फायदा हमें ही ना दे, ऐसी चीजों को कहा जाता है बायोपायरेसी। तुम हमारे देश में आया और हमारे देश में नीम को स्टडी करके तुमने नीम रिलेटेड एंटीसेप्टिक मेडिसिन बना दिया और फिर उसको तुम पेटेंट करा करके बोल रहा है कि अब भारत ही इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ का पेटेंटेड है। तो अगर अमेरिका का कोई रिसर्चर आकर के भारत में नीम को लेकर के और उसकी एंटीसेप्टिक जो इफेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको पेटेंट करा लेता है, जिस कारण से इंडिया के लोग ही अब उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए उनको पैसा पे करना होगा। अगर ऐसी चीजें होती हैं, भारत में तुमने रिसर्च किया और भारत के लोगों को यहाँ पैसा पे करना पड़ रहा है क्योंकि तुमने उसको पेटेंट करा दिया, तो सच एक्टिविटी विल बी नोन एज बायो पायरेसी। अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे यहाँ के ट्राइबल लोगों से नॉलेज लेकर के तुम जाकर के टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा दिया। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय आउटसाइडर्स एंड कंपनीज विल बी नोन एज बायो पायरेसी। इट इंक्लूड्स फ्रॉडुलेंट पेटेंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर प्रॉफिट। इस टॉपिक बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अरब लीग। आजकल बहुत न्यूज में है, अगले साल प्रीलिम्स में इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट लगातार न्यूज में है, इसलिए अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया का, वो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ये सारे कंट्रीज अरबिक कंट्रीज माने जाते हैं, वो जो इजराइल के अगेंस्ट हैं, जो पैलेस्तीन के सपोर्ट में है, उन्होंने मिल करके एक ग्रुप बनाया है अरब लीग। ये 1945 में ही अरब लीग बनाया गया था, हेडक्वार्टर इन कायरो, इजिप्ट। तो दुनिया के 22 देश मेंबर हैं इसके। ज्यादातर देश जो है मिडिल ईस्ट रीजन के हैं। ये देखो अरेबिक मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो मेनली सपोर्ट करते हैं पैलेस्तीन को। तो मिडिल ईस्ट एंड पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये देशों ने मिलकर के अरब लीग बनाया है, 22 देश। 4 देशों को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, उसमें से एक भारत भी है। ठीक है, ये नाम आपको ये याद रखना आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। हाल फिलहाल में अरब लीग वाज इन न्यूज, लगातार ये न्यूज में है। अरब लीग ने हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन को रिक्वेस्ट किया कि आप पीस कीपिंग फोर्स भेजिए गाजा रीजन में इसराइल को रोकने के लिए, ताकि इसराइल लगातार बॉम्बिंग ना करे। तो ये न्यूज था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अरब लीग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा से रिलेटेड अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। And साहित्य दिवस इज एसोसिएटेड विद लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।